हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर हम जब कोई प्रॉपर्टी लेट आउट किए हैं या रेंट पे दिए हैं, वो टाइम में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्या है ना, पहले हमको एक्सपेक्टेड रेंट, वो जो प्रॉपर्टी हम दिए हैं उसका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हम लोग को पहले म्युनिसिपल वैल्यू, अगर वो एरिया का जहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी है अगर उस जगह में म्युनिसिपल वैल्यूएशन है तो देखना पड़ेगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है। सेकेंड है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है ना, वो जो एरिया में हमारा प्रॉपर्टी है ऐसा सिमिलर प्रॉपर्टी वो एरिया में वो लोकेशन में वो कितना रेंट उसको आ रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी सेम एरिया में क्या रेंट आ रहा है, वो होता है फेयर रेंट। अगर वो एरिया रेंट कंट्रोल एक्ट का अंडर में आता है तो वो केस में वो जो एरिया में हमारा प्रॉपर्टी है वो एरिया में मैक्सिमम कितना रेंट क्लेम किया जा सकता है टेनांट से वो फिक्स होता है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट का हिसाब से तो वो स्टैंडर्ड रेंट हम बोलते हैं। तो इसमें तीन टर्म्स है, एक है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक है फेयर रेंट, थर्ड है स्टैंडर्ड रेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कैसा है। से म्युनिसिपल वैल्यूएशन, हमारा जो प्रॉपर्टी है से 1000 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी है, तो उसका जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है से 20,000 रुपीज़ पर मंथ उसका रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का हिसाब से वही 1000 स्क्वायर फीट का जो प्रॉपर्टी है उसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 20,000 रुपीज़ पर मंथ है रेंट। से जो फेयर रेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी सेम लोकेशन में जो रेंट मिल रहा है, जो फेयर रेंट FR उसमें मिल रहा है से 25,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर वो स्टैंडर्ड रेंट है क्या है ना, अगर वो रेंट कंट्रोल एक्ट का अंडर में आता है, सपोज अगर आता है से स्टैंडर्ड रेंट वो एरिया में सपोज 30,000, तो ये जो तीन है म्युनिसिपल वैल्यूएशन या FR फेयर रेंट या SR, ये तीनों हम पहले कैलकुलेट करना है कितना है। अगर कोई जगह में वो रेंट कंट्रोल एक्ट का अंडर में नहीं आता है तो फिर ये SR हो जाएगा नील। तो ये केस में MVR, ये जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन या फेयर रेंट, ये दोनों में जो हायर है उसको हमको लेना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट प्रोवाइडेड। उसके एक कंडीशन है, ये जो हम लेंगे वो जो स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स किया गया उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले हमको म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट देखना पड़ेगा कितना है, कौन सा ज़्यादा है, व्हिच एवर इज हायर, और वो अमाउंट SR हमारा जो स्टैंडर्ड रेंट जो फिक्स किया गया उसका अंदर होना चाहिए। अगर ये केस में अगर हम देखते हैं तो स्टैंडर्ड रेंट हमारा 30,000 है, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यूएशन 20,000, ये जो फेयर रेंट है जो सेम लोकेशन में डिफरेंट जो प्रॉपर्टी कुछ सेम ये मिल रहा है फेयर रेंट 25,000, ये केस में तो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा आएगा 25,000 पर मंथ, क्योंकि ये MV और FR में 25,000 इज हायर, ये दोनों में जो हायर है वही होगा एक्सपेक्टेड हमारा रेंट। दूसरा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये पहला कैलकुलेशन किया एक्सपेक्टेड रेंट। सेकेंड हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, हमको कितना, ये जो एक्चुअल कितना मिल रहा है, ये तो एक्सपेक्टेड रेंट है, ये एक्चुअल हमको कितना रेंट मिल रहा है। सपोज हमको वो एरिया में हमारा जो प्रॉपर्टी का 30,000 रुपीज़ पर मंथ ये एक्चुअल रेंट मिल रहा है। ये जो रेंट रिसीवेबल या रिसीव्ड में जो कैलकुलेशन करने के लिए ये इसमें देखना पड़ता है कितना पीरियड के लिए अवेलेबल है प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए, कितना पीरियड के लिए हम दिए हैं वो बात बाद में कैलकुलेशन होगा। पहले देखना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी कितना पीरियड के लिए अवेलेबल था लेट आउट के लिए, वो हिसाब से ये रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सपोज कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये होल ईयर के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सपोज अगर कोई हम कंस्ट्रक्शन किए बिल्डिंग जो 30 जून में सपोज उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो फिर वो फाइनेंशियल ईयर के लिए होल ईयर के लिए वो अवेलेबल नहीं होगा, वो 9 मंथ्स के लिए 1 जुलाई टू 31 मार्च तक रहेगा, तो 9 मंथ्स के लिए अवेलेबल रहेगा, होल ईयर के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कितना दिन के लिए, कितना पीरियड के लिए अवेलेबल था लेट आउट के लिए। उसके बाद अगर ये से सपोज हमारे ये एग्जाम्पल में ये होल ईयर के लिए ये अवेलेबल था रेंट के लिए, तो वो केस में हमारा टोटल जो रेंट रिसीवेबल है से 12 मंथ्स
इंटू 30,000 हम करते हैं, रुपीज़ 3,60,000 होता है। ये जो फिगर आया 3,60,000, उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का बाद हमारा रेंट रिसीवेबल या रिसिप्ट हम लोग को वो फिगर आएगा। तो अनरियलाइज्ड रेंट हम जो दिए थे, वो जो पीरियड के लिए वो अवेलेबल है प्रॉपर्टी, वो पहले कैलकुलेशन करना, टोटल कितना रेंट आ रहा है उसका, प्लस उसका बाद अनरियलाइज्ड रेंट। सपोज 1 महीने का रेंट रियलाइज नहीं हुआ है, अनरियलाइज्ड रेंट है, तो वो केस में 1 मंथ का अनरियलाइज्ड रेंट 30,000 हुआ, उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, लेस अनरियलाइज्ड रेंट। $30,000। तो ये केस में हम जो कैलकुलेशन किए रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, ये कैलकुलेशन में हमारा आया 3,30,000 प्रॉपर्टी का। ये जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट था, हम कैलकुलेशन किए जो म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट देख के चेक करके 25,000 पर मंथ, तो ईयरली हो गया 3 लाख। अभी ये जो ए एक्सपेक्टेड रेंट अगर हम देते हैं, लिखते हैं, सपोज ए एक्सपेक्टेड रेंट रिसीव्ड, ये दोनों में जो हायर है, व्हिच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट या जो रेंट रिसीव्ड, ये दोनों में जो हायर है उसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये दोनों में व्हिच एवर इज अर्लियर, तो ये दोनों में व्हिच एवर इज अर्लियर 3,30,000। एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, इसमें जो हायर वो फिगर लेना पड़ेगा, उसमें से वैकेंसी लस रिड्यूस करना पड़ेगा, वैकेंसी लस लेस वैकेंसी लस, वैकेंसी अलाउंस वैकेंसी लस। ये वैकेंसी अलाउंस वैकेंसी लस क्या होता है? सपोज ये जो हम पहले ये जो कैलकुलेशन किए रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, इसमें अवेलेबल पीरियड के लिए किए, अभी हम डिस्कस किए अवेलेबल फॉर रेंट, उसमें कितना दिन के लिए हम दिए रेंट उसका हम कैलकुलेशन नहीं किए, टोटल कितना अवेलेबल था। तो एक्चुअली ये भी हो सकता है पूरा होल ईयर के लिए वो रेंट आउट नहीं हुआ है, हो सकता है वो 1 महीना रेंट आउट मतलब वैकेंट था, रेंट में नहीं था, या 2 महीना था। तो इसमें से ये जो वैकेंसी लॉस है, अगर जितना पीरियड के लिए वो प्रॉपर्टी ये रेंट में नहीं था, उसको भी उसमें माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लाने के लिए, निकालने के लिए जो वैकेंसी लॉस जितना महीना वो रेंट पे नहीं दिया गया था, जितना पीरियड का नहीं था, वो माइनस करना पड़ेगा। सपोज अगर हम देखते हैं, सपोज हम ये करते हैं 1 मंथ वो वैकेंट था, वो प्रॉपर्टी वैकेंट था, उसमें कोई आदमी नहीं रहता था, रेंट पे नहीं था। सो 1 मंथ का अगर वैकेंसी लॉस हम देते हैं, से उसका 30,000, तो ये केस में जो हमारा ये जो हमारा एग्जाम्पल था, ये केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू हुआ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV भी बोलते हैं, या ग्रॉस एनुअल वैल्यू हुआ ये जो प्रॉपर्टी का 3 लाख हुआ। तो कोई भी जो प्रॉपर्टी हम लेट आउट के लिए दिए हैं, उसका पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ग्रॉस का एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का बाद फिर नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा जो प्रोसीजर है उसका हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू में कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।